नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव की तिथि की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो चुनाव प्रचार है उसका रंग अब धीरे धीरे चढ़ने लगा है। और इसी क्रम में आज जो है प्रधानमंत्री झारखंड में थे। झारखंड में उन्होंने एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो सिंदरी में, जिसकी आधारशिला जो है, जो उसका जो होता है भूमि पूजन और जो भी होता है उसका, वो उन्होंने 2018 में किया था। आज उन्होंने उसका उद्घाटन किया। उसके बाद वो फिर धनबाद आए, वहां पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। और उस जनसभा में उन्होंने काफी, जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसकी अभी सरकार भी है कांग्रेस के सहयोग से, उस पर उन्होंने काफी कटाक्ष किया। दरअसल बात यह है कि जैसा आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रमुख हैं, जो पहले मुख्यमंत्री भी थे, अभी कुछ दिन पहले तक वो भ्रष्टाचार के आरोप में भी जेल में बंद हैं, तो उन पर उन्होंने, मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आप लोगों से कहा कि आप इतनी जोर से नारा लगाइए कि उसकी गूंज जो है जेल तक पहुंच जाए। साथ ही उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहा कि ये तो जम के खाओ पार्टी है, और जो भी आप क्या उम्मीद कर सकते हैं किसी भी विरोधी दल से कि वो आपके गुणगान तो करेगा नहीं। तो वही प्रधानमंत्री भी कर रहे थे। और चूंकि ये चुनावी मौसम प्रारंभ हो चुका है, लेकिन समाचार ये नहीं है दोस्तों। और झारखंड कभी भी राजनीतिक रूप से बहुत ही सक्रिय या राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य भूमिका निभाने वाला क्षेत्र नहीं रहा है। ये कभी भी जो मुख्य उत्तर भारत में जो मुख्य दो राज्य हैं, जो राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय हैं, और उन्होंने हर चुनाव में, चाहे वो राज्य का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वो हमेशा ही पूरे देश को, वहां की जो राजनीति की दिशा और दशा जो होती है वो पूरे देश को प्रभावित करती है, अर्थात पूरे राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है। वो है बिहार और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की चर्चा तो आज हम नहीं करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे बिहार की। तो आइए उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री को काफी पहले बिहार में रैली करना था, और उनकी यात्रा और उससे जुड़ा हुआ जो रैली होने वाला था वो कई बार टलता रहा। एक दो बार नहीं, 3-4 बार टलता रहा। इसके पीछे मुख्य कारण ये था कि जैसे आपको पता ही है कि महीना भर पहले तक जो है वहां पे गठबंधन की सरकार थी, लेकिन जानकार उस समय भी मान रहे थे कि नीतीश कभी भी गठबंधन को त्याग करके फिर से एनडीए में आ जाएंगे। अब प्रधानमंत्री, मान लीजिए कि आज प्रधानमंत्री को वहां पर रैली होती और वहां पे वो नीतीश बाबू के खिलाफ कुछ बोलते, और पता लगा 2 दिन बाद फिर नीतीश बाबू एनडीए में शामिल है, तो बड़ी अजीब सी स्थिति होती। तो दरअसल जब तक अंदर खाने बात हो रही थी कि नीतीश बाबू आवेंगे, किन शर्तों पर आवेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, तो इसके कारण बार बार जो है प्रधानमंत्री की जो यात्रा, बिहार की यात्रा, वो टलती रही थी। और अंततः कल जो है, कल वो बिहार में होंगे और नीतीश और मोदी एक मंच पर लोगों को देखने को मिलेंगे। और पता नहीं वहां पे वो क्या क्या घोषणाएं होंगे, नीतीश बाबू क्या कहेंगे, ये तो कल होगा, तो कल उस पर बात करेंगे। लेकिन वहां पे सिर्फ मोदी और नीतीश बाबू ही रैली नहीं कर रहे हैं। दरअसल गठबंधन से नीतीश बाबू के निकलते ही बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया और बड़ा विस्मयकारी बदलाव आया। पहले बदलाव की बात करते हैं कि जिस दिन, अर्थात 12 फरवरी को, जो जो कॉन्फिडेंस मोशन पे जो वोटिंग होना था, उससे पहले, एक दिन पहले तक ये था कि जेडीयू टूट जाएगी, आरजेडी, इवन तेजस्वी ने भी कहा था कि खेला होगा, और ऐसे बहुत सारी बातें की गई थी। और बहुत सारे लोग भी ये मान के चल रहे थे कि जेडीयू टूट जाएगी। कुछ लोगों ने यह अनुमान लगाया कि नहीं, कांग्रेस टूट जाएगी। लेकिन हो गया 12 फरवरी को इसका उलट। आरजेडी के 3 विधायक जो है वो आरजेडी को छोड़ करके एनडीए खेमे में शामिल हो गए।
उसमें सबसे चौंकाने वाला नाम था प्रहलाद यादव जी का। प्रहलाद यादव जो हैं वो आरजेडी के संस्थापक सदस्य हैं। अब सोचिए कि उनको ऐसी कौन सी पीड़ा हुई कि वो इस उम्र में आकर के आरजेडी को छोड़ करके एनडीए में शामिल हो गए। उसके बाद से टूट का सिलसिला चलता ही आ रहा है। उसी कड़ी में आज जो है, जो भभुआ के एमएलए हैं, विधायक हैं भरत बिंद, उन्होंने भी आरजेडी को छोड़ दिया और वो सीधे बीजेपी में शामिल हो गए। अच्छा, ये सब लोग जो छोड़ रहे हैं, इन सब की सदस्यता जाती जा रही है। मैंने अगर ये पार्टी विरोधी एक्टिविटीज में शामिल होने के कारण इनको जो है अपना जो विधायकी है उसका त्याग करना पड़ रहा है, लेकिन ये फिर भी छोड़ करके एनडीए में शामिल हो रहे हैं। और अब तक आरजेडी के 5 विधायक और कांग्रेस के 2 विधायक वो अपनी पार्टी को छोड़ चुके हैं और छोड़ करके वो एनडीए के फोल्ड में आ गए। लेकिन इसी समय में जो तेजस्वी यादव हैं वो जन विश्वास यात्रा पे निकले हुए हैं और वो पूरे बिहार तो नहीं, कम से कम नॉर्थ बिहार में जो पूरा घूम कर लोगों के पास जा रहे हैं और उनको आमंत्रित कर रहे हैं। 3 तारीख को पटना में इनकी बड़ी रैली होने वाली है। उस रैली के लिए वो पूरे बिहार वासियों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए और उस रैली में शामिल होइए। और उस रैली को पहली बार आरजेडी और उनके जो भी बिहार में सहयोगी हैं वामपंथी, वो सब सीताराम येचुरी और राहुल गांधी, ये सबके सब जो इंडिया अलायंस के नेता वो पहली बार एक मंच पर आकर के इतनी बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। तो ये जो है, अगर माना जाए तो इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि जिस तरह से पिछले 1-2 महीना से इंडिया अलायंस में सिर्फ तोड़ फोड़ की खबर आती है, कभी ये खबर नहीं आई कि इन्होंने मिल करके साथ में कुछ अच्छा काम किया, सिवाय सीट शेयरिंग की। सीट शेयरिंग में इस बार कांग्रेस की कुछ चल नहीं रही है, सबको पता है दोस्तों। फिर जो भी इनको दे दिया जा रहा है इनके सहयोगी दलों के द्वारा सीट, उस पर ये बाद में मजबूर हैं कांग्रेस से, तो वो मान जा रहे हैं। इसको छोड़ करके कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है जिससे कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस खुश हो, क्योंकि इनको लोग छोड़ करके जा रहे हैं, इनके साथ कोई आ नहीं रहा। और खास करके कांग्रेस के लिए उनके बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं, मिलिंद देवड़ा हुए, उसके बाद में अशोक चौहान हुए, ये सब कोई छोड़ के इनको जा रहे हैं। और ये किसी एक राज्य तक ये जो है, जो टूट है वो ये सीमित नहीं है, ये पूरे देश में ऐसा हो रहा है। पूरे देश में इनको लोग छोड़ के जा रहे हैं। अरे सोचिए, तमिलनाडु में इनके सिटिंग एमएलए वो छोड़ करके जो है भाजपा में शामिल हो रही है। तो एक बड़ी अजीब सा पूरे देश में माहौल बना हुआ है कि लोग जो है, जो विपक्ष है, जो विपक्षी गठबंधन जहां जिस राज्य में भी, उसको छोड़ करके जो रूलिंग अलायंस है, जो एनडीए अलायंस है, उसमें आ रही है। आइए थोड़ा जानते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, सबसे पहला कारण तो ये है कि जो आज का राजनेता है, मैं पहले भी कहते रहा हूं, ये समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए नहीं निकला है। वो पॉलिटिशियन इसलिए नहीं बना है कि उसको राष्ट्र की सेवा करनी है या उसको समाज की सेवा करनी है। दरअसल वो अपने आज के तारीख में एक कैरियर है। जैसे आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाते हैं या कोई आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है, वो उसका कैरियर है, वो उसके जीवन यापन का और अपने परिवार के स्टैंडर्ड को बढ़ाने का एक जरिया है। उसी तरह से दोस्तों, जो आज के समय में जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स भी एक कैरियर है। तो कैरियर, कोई फेलियर को बर्दाश्त करता है, कोई असफलता देखना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं सफल गठबंधन या सफल व्यक्ति के पंक्ति में खड़ा हूं, कतार में लगा रहूं। कोई असफल के पीछे नहीं खड़ा होना चाहता है। बात दरअसल ये है दोस्तों, ये सबको लग गया है कि 2024 का चुनाव विपक्ष किसी भी तरह से जीतने वाली नहीं है। तो स्वाभाविक है कि हम इसके साथ फिर क्यों रहें, हम इसके साथ क्यों रहें जिस गठबंधन में जीत की संभावना ही नहीं है। मान लीजिए कि वो अपना सीट बचा भी लेता है, मान लीजिए कि वो व्यक्ति अपना सीट बचा भी लेता है, तो उसमें उसके आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। वो मंत्री नहीं बन सकता है, किसी बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बन सकता है, या कोई भी ऐसे कमाऊ पद पे नहीं जा सकता है, क्योंकि वो विपक्ष में है।
तो स्वाभाविक है कि सबको यह लगता है कि अगर हम एक तो अपनी सीट जीतने की संभावना बढ़ जाएगी, दूसरी कि हम जो अगर मंत्री ना भी बन पाए तो किसी बोर्ड वगैरह के अध्यक्ष बन जाएंगे तो भी जीवन अच्छा होगा। तो ये एक व्यक्तिगत कारण है, और ये व्यक्तिगत कारण ही नहीं, यही मुख्य कारण है जिसके कारण लोग कांग्रेस को छोड़ करके अन्य पार्टियों से हताश होकर के उससे निकल के बाहर आ रहे हैं। कांग्रेस में इसका कारण कुछ और भी है, और यही कारण धीरे धीरे आरजेडी के साथ भी है। जब लालू बाबू अपने पूरे स्वभाव पे थे, राजनीतिक स्वभाव पे थे, तो किसी आरजेडी विधायक की हिम्मत होती कि वो पार्टी छोड़ के चला जाए? तो ये जो केंद्रीय नेतृत्व है, तेजस्वी भी उस स्तर तक पहुंचे नहीं है। लालू अस्वस्थ रहते हैं, और अब उनकी वो जो राजनीतिक जो रसूख हुआ करता था वो बचा नहीं है। ये एक सत्य है दोस्तों। एक तो उनकी उम्र भी, यही बात जो है कांग्रेस पे भी लागू है। कांग्रेस के साथ में समस्या ये है कि उसका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो निकम्मा और नकारा है। उससे जो भी कार्य करता है कांग्रेस का, या जो पुराने अनुभवी नेता थे, उन सबको लगता है कि यहाँ पे अब कुछ संभव नहीं है। और सबसे खतरनाक चीज इन दोनों पार्टियों, जो मैं लालू यादव जी के साथ का और कांग्रेस के बारे में बताया, इन दोनों के साथ जो सबसे, एक तो एक कमजोर हो रहा है, केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो कहते हैं करेला पे नीम चढ़ा, कि ये किसी की सुनते नहीं है। इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो किसी की सुनता नहीं है, और दूसरा जो इनके अनुभवी नेता है उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान भी यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। और ये बात कांग्रेस के हर नेता कहता है कि हम इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि हमको स्थानीय रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि स्थानीय रूप से भी जो केंद्र में है वही इनके राज्य में भी स्थिति है। राज्य में भी एक पर एक नकारा सिर्फ चापलूसी के कारण जो है वो अध्यक्ष का पद पा जाता है, या कोई भी बड़ा पद पा जाता है कांग्रेस में। उसका क्या करता है, कोई अन्य जो अनुभवी नेता है, जिन्होंने इस पार्टी को बनाने में, खड़ा करने में, मजबूती प्रदान करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उनको वो सम्मान नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए। जो कि अशोक चौहान ने कहा कि मैंने यहाँ पे कोई मेरा सुनने वाला ही नहीं। मिलिंद देवड़ा कह रहे हैं कि हमसे केंद्रीय नेतृत्व से मैं कितने दिनों से समय मांग रहा हूँ, वो मुझे समय नहीं दे रहा है। इसके विपरीत जो अशोक चौहान कह रहे हैं कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र का जो कांग्रेस इकाई है, जो उसके अध्यक्ष हो रहा है, वो मुझे सम्मान ही नहीं देते हैं। तो सीधा सा मामला है दोस्तों कि ना तो आपको सम्मान मिल रहा है, ना तो आपके आगे बढ़ने की कोई संभावना है, और तीसरा जो सबका अपना जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होता है कि हम मंत्री बने या कुछ और बने, कहीं चेयरमैन बने, कुछ भी, वो कोई भी पूरा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस स्थिति में पार्टी लोग छोड़ के जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये जो कुछ लोग अभी भी पत्रकार ये सब कहते फिरते हैं, विचारधारा की लड़ाई। विचारधारा गई तेल लेने के लिए। विचारधारा की लड़ाई किसी जमाने में हुआ करती थी। आजकल तो जो वामपंथी है वो स्टूडेंट यूनियन का किस तरह से चुनाव लड़ता है अच्छे किसी यूनिवर्सिटी का, और उसके लिए अगला पड़ाव कांग्रेस है। तो सबसे पहले तो उन वामपंथियों से जाके पूछो जो सबसे कट्टर माने जाते हैं विचारधारा के स्तर पर, कि वो फिर क्यों, उनका जो भी युवा नेता, जो भी युवा चेहरा उभरता है, वो कूद करके कांग्रेस में क्यों चला जाता है? आज के तारीख में कांग्रेस को ये वामपंथी चला रहे हैं। एक समय में कहा जाता था कि ये कांग्रेस जो है ये राइट लेफ्ट दोनों को लेकर के चलती है, ये जो है सेंट्रलिस्ट पार्टी है, बीच की है, ये सबको। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज के तारीख में कांग्रेस पूर्ण रूप से वामपंथ को अपना चुकी है, और उसकी दुर्दशा का ये बहुत बड़ा कारण है। उसकी दुर्दशा का बहुत बड़ा कारण है। अब सोचिए कि जो देश प्रगति के राह पे अग्रसर है, उसका नेता जो है वो कंपनीज के खिलाफ है, वो प्राइवेट कंपनी सबके खिलाफ, उसको सब कोई चोर दिखाई देता है। जो प्राइवेट कंपनी किसी भी देश में, सिर्फ इंडिया में नहीं, किसी भी देश में सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन करता है, वो इसको जो है चोर दिखाई देता है। अब सोचिए कि इस तरह के बात को सिर्फ वामपंथी जहां भी गए, वेस्ट बंगाल बर्बाद करके रख दिया पूरा, केरल, त्रिपुरा, सबको बर्बाद कर गए। और देश को छोड़िए ना, आप रूस को देखिए, बगल में नॉर्थ कोरिया है, क्यूबा है, सबकी क्या स्थिति है। पूरे दुनिया में
एक लौता जगह है क्यूबा, जहां पर अभी भी 50 के दशक में जो कार वगैरह चलती थी वो आज भी चल रही है। तो ये वामपंथी जहां भी है, इनको पता नहीं ये किस प्रकार से विकास के विरोधी हैं। ये हमेशा विकास के विरोध में बात करेंगे। कोई भी आप नया कुछ फैक्ट्री इसकी बात कीजिए, किसी न किसी बहाने वहां पे यूनियनबाजी करना प्रारंभ कर देगा। और यूनियनबाजी करके इन्होंने वेस्ट बंगाल की जो स्थिति बना दी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है दोस्तों। तो कुल मिला के मेरा कहना यह था कि बिहार की राजनीति अभी गर्मा रही है। अब देखिए कि जिस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है तेजस्वी को रिस्पांस मिल रहा है। ये सत्य है कि वहां पर जो है जहां भी वो जा रहे हैं वहां पे काफी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। लेकिन क्या ये जो देखने वाले लोग हैं, ये जो सुनने वाले लोग हैं, क्या वो वोट में परिवर्तित हो पाएगा? ये लोकसभा के चुनाव में साफ साफ दिखाई देगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बार जो है कम से कम एनडीए को 39 और 40 सीट नहीं मिलने वाली है। तेजस्वी जिस तरह से जमीन पे काम कर रहे हैं उनको कम से कम, मेरा अपना आकलन है, कम से कम 2-3 सीट तो जरूर मिलेगी। हाँ, भले ही इसमें कांग्रेस का पत्ता पूरा सुपड़ा साफ हो जाए, ये संभावना है। लेकिन आरजेडी के बारे में आप नहीं कह सकते हैं। आरजेडी के बारे में आप कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आरजेडी कल भी एक ताकत थी, राजनीतिक ताकत थी बिहार में, आज भी है और कल भी रहेगी। और कल और परसों का दिन, कल प्रधानमंत्री होंगे बिहार में और परसों तेजस्वी की जो जन विश्वास रैली वो होगी। तो ये दोनों जो है लोकसभा चुनाव के लिए जो है जो बिहार की राजनीति उसका टोन एकदम पूरा सेट कर देंगे। और जब ये दोनों हो जाएगा उसका देखिए फिर क्या क्या होता है। फिर दोस्तों मिलेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।